तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तक ठीक है, आप लोगों के टोटल कितने पार्ट्स हो गए हैं पढ़कर? 3। पहला पार्ट आप लोगों ने जो पढ़ा है दैट इज आपका कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। दूसरा पार्ट जो आपने पढ़ा दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा पार्ट आपने जो पढ़ लिया दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे ये तीनों पार्ट पढ़ लेने के बाद आज हम हमारा चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन का, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले काफ़ी इजी पार्ट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में दिक्कत क्या होती है, हमें ये सोचना पड़ता है रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में कि क्या ये एलिमेंट उस पर अटैक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या ये कहीं रिएक्टिविटी सीरीज़ में कहीं ऊपर है कि नीचे है। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना बड़ा ही चिल इंसान है। वो ये बोलता है मैं तो हमेशा रिएक्शन करूँगा चाहे जो भी कुछ हो जाए। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको हमेशा होते हुए मिलेगी। उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का ऐसा कोई भी झंझट नहीं है। फटाफट प्रोडक्ट बनाना होता है। बस आपको ये पता करना रहता है कि कौन किस पे अटैक करेगा, जो कि काफ़ी आसान है। दूसरा आपको ये याद रखना पड़ता है जो 9th क्लास में आपने पढ़ के रखा था कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है। बस अगर तुमको ये 2 चीज़ें पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, तो बस सब कुछ पे हम लोगों का खत्म। ठीक है, 1 मिनट। नहीं, पंखे से आ रहा है पानी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तुलना में जो तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये काफ़ी आसान है। इसके प्रोडक्ट्स बनाना बहुत ही आसान होता है। बस आपको जो आपका बेसिक है ना, बेसिक कौन सा वाला कि इसके ऊपर वैलेंसी इतनी होती है, इसके ऊपर वैलेंसी इतनी होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपको बस आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आपको क्या होगा बताओ, सारा काम आपको बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो फिर वहाँ पे आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चलो, क्या मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ठीक है आप लोगों का क्लासीफाई कर सकती हूँ क्या फर्दर? तो देखो तुम्हारी बुक में डायरेक्टली तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्लासिफिकेशन दिया नहीं है, बट हाँ आप इसे क्लासीफाई कर सकते हो और इस क्लासिफिकेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपनी बुक में देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रही हूँ ये आउट ऑफ द सिलेबस वाली चीज़ है या आपकी किताब में नहीं है, है आपकी किताब में, बट डायरेक्टली
क्लासिफिकेशन की हेडिंग के अंतर्गत आपको ये चीज़ नहीं दी हुई है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अगर मुझे मान लेते हैं क्लासीफाई करना है, तो आपके पास टोटल यहाँ पर कितनी कैटेगरीज हो जाएंगी? यहाँ पे आपके पास टोटल 3 कैटेगरीज हो जाएंगी। पहली कैटेगरी हो जाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड केमिस्ट्री, आप वहाँ पढ़ोगे। दूसरी कैटेगरी यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिलेगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो इसी सेम चैप्टर में हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के वाया सीखेंगे। और एक तीसरी होती है आप लोगों की गैस फॉर्मिंग रिएक्शंस, मतलब जिनमें गैस प्रोड्यूस होती है। मैं उन रिएक्शंस की बेसिकली क्या कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। तो ऐसी गैस फॉर्मिंग रिएक्शंस हैं आपके सिलेबस में, सेकेंड चैप्टर में है, ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में है। तो मैं अगेन कह दूं कि ये तीनों के तीनों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। बुक में डायरेक्टली ऐसी हेडिंग नहीं दी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्लासिफिकेशन इसको कह दो, ये है, ये नहीं है, ऐसा बुक में कहीं नहीं लिखा। उसने क्लासिफाई नहीं किया, बट आपको ये तीनों कैटेगरी की रिएक्शंस आपको अपने सिलेबस में मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये 3 कैटेगरीज हैं, ताकि जब मैं आगे तुमको एक एक रिएक्शन कर करके दिखा रही हूँ, तब तुम्हें पता हो कि अच्छा ये प्रेसिपिटेशन वाली है, ये न्यूट्रलाइजेशन वाली है। होता क्या है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता नहीं कैसे ये गलतफहमी होती है कि दुनिया में जब जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो तब तब हमेशा प्रेसिपिटेट बनेगा। पता नहीं क्यों ऐसी उनके अंदर ये गलती या ये उनके पास मान लेते हैं मिसकंसेप्शन होता है। तो ये मिसकंसेप्शन इस क्लासिफिकेशन से दूर हो जाएगा कि हम हर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो कह सकते हैं, बट हर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ न्यूट्रलाइजेशन वाली भी हो सकती हैं, कुछ गैस फॉर्मेशन वाली भी हो सकती हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना है कि आपके पास जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिखूंगी, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं, जितनी भी गैस फॉर्मेशन रिएक्शंस हैं, ये सारी की सारी न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, गैस फॉर्मेशन रिएक्शंस, ठीक है, आर कैन बी कॉल्ड एज, इनको सभी को आप क्या कह सकते हो, इन सभी को आप क्या कह सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो। बट सबसे बड़ी समस्या, ठीक है, आप सारी के सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को आप क्या नहीं कह सकते, कैनॉट से न्यूट्रलाइजेशन। आप सभी को न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहोगे, सभी को पीपीटी नहीं कहोगे, सभी को गैस फॉर्मेशन वाली नहीं कह सकते। कोई न्यूट्रलाइजेशन हो सकती है, कुछ प्रेसिपिटेशन वाली हो सकती है, कुछ गैस फॉर्मेशन वाली हो सकती है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1 में आपको ये तीनों ही प्रकार की रिएक्शंस देखने को मिलेगी, बट कभी भी बुक में नाम नहीं मिलेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर रिएक्शन को गैस फॉर्मेशन वाली कहना, ये लेकिन खुद हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन इनको ऐसे 3 तरीके से आपने क्लासिफाई क्यों किया? जैसे अगर हमारी बातचीत होगी कि तुम्हारा और तुम्हारे क्लास में जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्लासिफिकेशन देखो अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। जेंडर के बेसिस पे किया जा सकता है, मेल फीमेल, है ना। क्लासिफिकेशन मार्क्स के बेसिस पे किया जा सकता है कि इतने मार्क्स वालों का एक ग्रुप, इतने मार्क्स वालों का एक ग्रुप, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्लासिफाई करने के। बट अभी फिलहाल मैंने मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, गैस फॉर्मेशन। क्यों हमने इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया? व्हाट वाज द नीड, व्हाई वी हैव क्लासिफाइड दीज 3 रिएक्शंस, व्हाई वी हैव क्लासिफाइड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इनटू 3 कैटेगरीज। ये क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? मतलब अगर मैं कहूँगी कि मैंने मेरी क्लास को 2 टुकड़ों में बांट दिया ऑन द बेसिस ऑफ डैश, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, जेंडर के हिसाब से बांटा है कि मैंने उनको उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया है, किसके अकॉर्डिंग आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये आपको समझाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अभी हम लोगों को क्या करना है बताओ? क्लासिफिकेशन करना है
किसका क्लासिफिकेशन करना है? आप लोगों की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। लेकिन इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भाई आखिर बेसिस क्या है? तुम किस बेसिस पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलो क्या कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो? तो एक्चुअल में जो 3 नाम रखे गए, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, गैस फॉर्मेशन, ये तीनों नाम को रखने का जो तरीका है, जो रीजन है, वो रीजन बोलो क्या है? प्रोडक्ट फॉर्म्ड। आपकी रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो एक्चुअल में इसका क्लासिफाई करने का तरीका है। अगर किसी रिएक्शन में मान लेते हैं गैस प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रोजन गैस, CO2 गैस, कार्बन मतलब क्लोरीन गैस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अगर किसी भी रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हो रही है तो उस डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन को हम लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? गैस फॉर्मेशन वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो सकता है किसी रिएक्शन में PPT फॉर्म हो रहा हो। अब ये PPT तुम लोगों की कंप्यूटर के दुनिया का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है? केमिस्ट्री के वर्ल्ड का प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया था तो इंट्रोडक्शन में ज्ञान बांटा था कि जब मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाया था ना, तब कि प्रेसिपिटेट आखिर हम किस बला को कहते हैं, तो उस वक्त ज्ञान का झरना बहा था। वहां पे हमने प्रेसिपिटेट क्या होता है ये सीखा था, तो तुम्हें वो चीज याद होनी चाहिए। लेट्स से अगर याद नहीं है तो कल जब मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लूंगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैं प्रेसिपिटेट को एक बार फिर से शॉर्ट में बता दूंगी, बट फिर भी तब तक तुम पीछे की चीजों को रिकॉल करके रखो। तो अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमने क्या कहना शुरू कर दिया? प्रेसिपिटेशन वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो अगर किसी रिएक्शन में आपने 2 रिएक्टेंट्स लिए, ऑब्वियस है कि मुझे अगर रिएक्शन करनी है चाहे डिस्प्लेसमेंट या चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे और वो भी कम से कम 2 तो लेने ही पड़ेंगे। अकेला रिएक्टेंट ना तो कभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट करवा सकता है, ना तो कभी वो डबल डिस्प्लेसमेंट करवा सकता है, ठीक है? अगर मान लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने जो 2 रिएक्टेंट्स लिए, उनमें से एक रिएक्टेंट आपका एसिड है और उनमें से एक दूसरा रिएक्टेंट आपका एक बेस है, तो जब आप रिएक्टेंट्स को एसिड और बेस लेते हो ना, तो तुम नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज सीखोगे कि जब जब दुनिया में रिएक्टेंट्स को एसिड या फिर बेस दोनों साथ में लिए जाते हैं तो वहां से प्रोडक्ट बनता है, एंड दैट प्रोडक्ट इज अ सॉल्ट, ठीक है? और जब जब सॉल्ट और साथ में वाटर भी बनता है भाई, तो जब जब वो सॉल्ट और वाटर वाला प्रोडक्ट बनता है ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, तो उसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? हम लोग उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देयरफॉर इसमें भी सॉल्ट और वाटर बनता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया? आप लोगों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहना शुरू कर दिया। तो आई थिंक तुम्हें ये 3 चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बोलो क्या किया है? क्लासिफाई किया है, और उनको क्यों क्लासिफाई किया, उनका वो नाम हम लोगों ने क्यों रखा? क्वेश्चन मार्क, राइट? अच्छा, अब बात यह है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आखिर आपने डबल डिस्प्लेसमेंट ही क्यों कहा, या फिर क्वेश्चन ये कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किनके बीच में होती है, या फिर क्वेश्चन ये कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो जैसा कि कल के दिन हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, उससे पहले वाले दिन में हमने फिर से सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से 3-4 दिन लास्ट के सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पढ़ाई कर रहे थे। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ते थे, है ना? रिएक्टिविटी सीरीज को डिटेल में समझते थे, फिर उसके हिसाब से हम क्वेश्चंस करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कैसा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट के जैसी ही है, बट डिफरेंस क्या है, उस पॉइंट ऑफ डिफरेंस को समझते हैं। पहला, जब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रही हूँ, या मैं किसी भी दुनिया में किसी भी रिएक्शन की बात कर रही हूँ, और रिएक्शन वो भी केमिकल वाली,
तो केमिकल का मतलब तुम तो जानते हो क्या होता है, कि कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, है ना। केमिकल रिएक्शन का मीनिंग तो तुम लोग जानते हो क्या होता है, कि कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, नया प्रोडक्ट। तो भाई अगर तुझको नया प्रोडक्ट बनाना है तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमको रिएक्टेंट्स भी तो लेने पड़ेंगे ना। सही कह रहे हैं, आपको रिएक्टेंट्स भी तो लेने पड़ेंगे। जब आप रिएक्टेंट्स लोगे, रिएक्टेंट्स को क्लब करोगे, मतलब बेसिकली उनको आपस में रिएक्ट करवाओगे, तो अभी तो मैं ये कहूँगी कि हाँ करके नया प्रोडक्ट बनेगा। मतलब बिना रिएक्टेंट्स लिए आप प्रोडक्ट कैसे बना सकते हो? नया प्रोडक्ट ना बना ही नहीं सकते बिना रिएक्टेंट्स को लिए, है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिना रिएक्टेंट्स को लिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आपको रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे। कौन से रिएक्टेंट्स लेते हैं हम? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट्स के नाम पे 2 कंपाउंड्स लेते हैं। ध्यान से सुनना, क्या लेते हैं हम लोग? 2 कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितने लोग लिए जाते हैं? 2 लोग लिए जाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स लिए जाते हैं। कौन से वाले कंपाउंड्स? आगे जाके जब तुम चैप्टर पढ़ोगे, इवन तुमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, आयोनिक कंपाउंड एंड कोवैलेंट कंपाउंड एक टॉपिक। तो आप जो 2 कंपाउंड्स लेते हो, ये 2 कंपाउंड्स कौन से वाले लेते हो? तो 2 हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स लेते हैं। 2 डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? 2 डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक, आयोनिक का मतलब जिसमें कैटायन और अनायन वाला कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, जिसमें आपको अनायन वाला और कैटायन वाला कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। तो मान लेते हैं मैंने एक आयोनिक कंपाउंड नंबर 1 लिया और दूसरा आयोनिक कंपाउंड नंबर 2 लिया। ठीक है, तो याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स लिए जाते हैं वो दोनों आयोनिक कंपाउंड होते हैं। चलो ठीक है, अब होगा क्या? दोनों आयोनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होगी। रिएक्शन होने के बाद नया कुछ बनेगा जिसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। नया कुछ बनेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। अब जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो जो प्रोडक्ट बनता है वो अगेन आपके 2 नए वाले आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। 2 नए आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब 2 पुराने आयोनिक कंपाउंड से आपने 2 नए आयोनिक कंपाउंड्स बनाए। तो बस बेसिकली इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि अगर आपको बहुत सारी रिएक्शंस दी हो, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लूंगी, तो उनमें आपको कैसा है, पेपर में आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई करो इसमें से डिकम्पोजिशन कौन है, इसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट कौन है, इसमें से सिंगल डिस्प्लेसमेंट कौन है। तो जब मैंने तुमको सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ाई थी तब मैंने तुम्हें वहां बताया था कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें भी एक कंपाउंड होता है और एक एलिमेंट होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो क्या खास है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये खास है कि दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स, आपके दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? आप लोगों के कंपाउंड होते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी दोनों के दोनों बोलो क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। ये खास बात होती है किसकी? आप लोगों के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर मुझको रिएक्टेंट में एक कंपाउंड दिख रहा है और एक एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है, मेरे को रिएक्शन में क्या दिख रहा है? एक कंपाउंड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में क्या दिख रहा है? एक कंपाउंड दिख रहा है और एक एलिमेंट दिख रहा है, तो उसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों कंपाउंड दिख रहे हैं तो उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। बट डबल क्यों, ट्रिपल क्यों नहीं, है ना? या फिर 4 क्वाड्रेंट वाला क्यों नहीं, 5 वाला क्यों नहीं, डबल ही क्यों? वाई ओनली डबल? डबल वर्ड ही क्यों इस्तेमाल करने का? कुछ और शब्द का क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हो? डबल ही क्यों? तो देखो इसको समझते हैं कि आखिर इसको हमने डबल नाम क्यों कहा। मान के चलो आपके पास एक आयोनिक कंपाउंड है ए बी, ठीक है, अच्छा, दूसरा आयोनिक कंपाउंड है सी डी। अब तुम तो जानते हो आयोनिक कंपाउंड्स में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और आयोनिक कंपाउंड्स में एक कैसा पार्ट होता है?
आपका निगेटिव पार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक आप लोगों का कैसा पार्ट होता है, एक निगेटिव पार्ट होता है। तो लेट्स से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, लेट्स से ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। हमेशा पॉजिटिव वालों को हम पहले लिखते हैं, हमेशा निगेटिव वालों को बाद में लिखते हैं। हाँ, एक जगह एक्सेप्शन आ जाता है थोड़ा सा ऑर्गेनिक वालों में, तो खैर अभी उन एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिख दिया मैंने, पॉजिटिव आगे लिख दिया, नेगेटिव पीछे लिख दिया, डन हो गई यहाँ तक कहानी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसा कि तुम जानते हो, जैसा कि तुमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है तुम लोगों ने, सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है, निगेटिव निगेटिव पे अटैक करता है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। देखो सी के साथ, मतलब सी और डी पहले दोनों कैसे थे, एक साथ रहते थे खुशी खुशी। अब ए को ना अच्छा नहीं लगा कि यार सी और डी इतने खुशी खुशी रहते हैं। ए आया गुस्से में, उसको बोलता है कि चल मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, एक काम करते हैं, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ, ठीक है, और सी को बोलता है कि तू मेरी जगह चले जा। तो सी बोलता है चलो ठीक है मैं आ जाता हूँ, ऐसा कर लेते हैं। अगर ए आपके डी के पास चला गया तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ए डी बनेगा। अगर सी बी के पास आ गया तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सी बी बन जाएगा। यानी कि आपने क्या किया, ए को अपनी जगह से डिस्प्लेस करवाया, आपने ए को क्या किया, अपनी जगह से हटाया। एज वेल एज आपने वहां से और किसको हटाया, आप लोगों ने एज वेल एज वहां से सी को भी हटाया। तो यानी कि टोटल यहाँ पे तुम कितनी बार हटाने का काम कर रहे हो, 2 बार हटाने का काम कर रहे हो। एक बार ए को हटाया और दूसरी बार सी को हटाया, क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्या हो रहा है, आप लोगों का आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 बार बोलो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 बार बोलो क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बता इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या ये चीज़ क्लियर है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल। अच्छा, अब एक स्टूडेंट को डाउट हो जाता है कि पॉजिटिव को ही आपने क्यों डिस्प्लेस करवाया, निगेटिव को क्यों नहीं। चलो ठीक है, एक बार तुम्हारी खुशी के लिए मैं निगेटिव को भी कराकर दिखा देती हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। अच्छा बोलो, याद रखना लेकिन रूल, निगेटिव निगेटिव पे अटैक करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव पे अटैक करता है। यानी कि अगर ये बी निगेटिव को बोला जाए, ठीक है, कि बी निगेटिव जाओ जाकर अटैक करो, तो ये बी निगेटिव बोलो किस पर अटैक करेगा, ये बी निगेटिव इस डी निगेटिव पे अटैक करेगा। ऐसा नहीं है कि बी जाकर सी पे अटैक कर देगा, वो वाली हरकत मत मचाना, ठीक है। अच्छा, तो अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों का, बताइए। अभी अभी ऊपर सिखाया प्रोडक्ट बताना। सी वैसे का वैसे ही है, पहले सी के साथ कौन था, पहले सी के साथ डी था, और अब डी को हटा दिया गया, और डी को हटा के अब बोलो उसकी जगह पे कौन आया है, अब उसकी जगह पर वहां पर कौन आ चुका है, आप लोगों का बी फॉर बॉल। यानी कि नाउ ये प्रोडक्ट है सी बी प्लस, और वैसे ही ए के साथ बोलो पहले कौन हुआ करता था, ए के साथ पहले हुआ करता था आप लोगों का बी, लेकिन अब तो बी तो उसको छोड़ के चला गया, तो बी के बदले अब वहां पे कौन आ चुका है, डी। योर प्रोडक्ट विल बी डी, यानी कि ए डी इज योर प्रोडक्ट, ठीक है, बराबर। ये ए डी आप लोगों का क्या है, प्रोडक्ट है, बराबर, ये ए डी। तो डोंट यू थिंक कि चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव का एक्सचेंज कराओ या चाहे निगेटिव नेगेटिव का एक्सचेंज कराओ, आपको नहीं लगता कि ये दोनों चीजें आपको बेसिकली क्या मिली हैं, सेम मिली हैं, नहीं लगता। तो ऐसे में जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाते हो, तो चाहे आप पॉजिटिव पे अटैक करवा के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाओ, चाहे आप निगेटिव पे अटैक करवा के डबल डिस्प्लेसमेंट करवाओ, हमेशा जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसी हरकत मत कर देना कि पॉजिटिव वाला जाकर अटैक कर रहा है किसी निगेटिव पर, वो मत करना। पॉजिटिव हमेशा किस पे करेगा, आपके निगेटिव पर, सॉरी, पॉजिटिव हमेशा किस पे करेगा, पॉजिटिव पे, निगेटिव हमेशा किस पे करेगा, निगेटिव पे। इसका उल्टा करने की सोचना भी मत, ठीक है, इसका उल्टा काम करने की सोचना भी मत, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है।
तो ये हम लोगों की कहानी थी किसको लेकर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लेकर। तो बेसिकली इसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में टेंशन या झिकझिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फटाफट अटैक कराना है, फटाफट प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो मैं तुमको सिखा दूंगी, लेकिन एक्चुअली में डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले ये समझना ज़रूरी था, जो कि हमने अभी इस पर्टिकुलर पार्ट में सीखा कि 2 बार यहाँ पे आयन्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। सो देयरफॉर इन रिएक्शंस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों की जो ये कहानी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्योरी वाले पार्ट की, ये समाप्त होती है। कल की क्लास में हम लोग इसके क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे कि आखिर अगर पेपर में हमें खुद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाने को आए तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है।